Hello, friends. How are you? Hope you people are preparing well for the examination CUET PG. So, in the last video, I have told that we will discuss the questions, the probable questions, or maybe the types of questions which may be asked, or it's a type of practice questions. So, sorry for the delay because I was not in the town. So I received first set of question, and first of all, I am going to show you the syllabus. So this is the syllabus in front of you. So part B is your deciding factor, where it contains 75 objective questions. All will be multiple choice. So it is around eight. 8 units. It is divided into 8 units. The first one is technique. सो टेक्निक में आपको क्रोमेटोग्राफी, इलेक्ट्रोफोरेसिस, माइक्रोस्कोपी, ब्लॉटिंग, पीसीआर, सेंट्रिफिकेशन। देखो, अगर किसी ने ग्रेजुएशन में विल्सन वॉकर पढ़ा है, ऐसे थोड़ा मुश्किल होता है, बट स्टिल अगर आपने पढ़ा है विल्सन वॉकर थोड़ा, तो इसके क्वेश्चंस आपके बन जाने हैं। इवन दो अगर आपने आपने नहीं पढ़ा है विल्सन वॉकर, अगर आपने बायोकेमिस्ट्री, लेनिंजर या स्ट्रायर भी आपने पढ़ा है, तो मोस्ट ऑफ द टेक्निक्स जो है वो कवर हो जाने हैं। ठीक है, तो ये जो आपका वन है, इस पे ही मैं आज आपको कुछ क्वेश्चंस दिखाऊंगा। ठीक है, एंड वी विल डिस्कस की हाउ टू सॉल्व इट। सो नाउ इट इज इन फ्रंट ऑफ यू। सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज अ पीस ऑफ डीएनए, रिमेंबर इट इज अ डीएनए पीस, फाइन, दैट इज टू बी सेपरेटेड एंड क्रस्ड एंड सोक्ड इनटू द बफर। ठीक है, द मेजॉरिटी ऑफ डीएनए डिफ्यूजेस, हाउ कैन इट बी सेपरेटेड। ठीक है, तो ये सपोज आपका डीएनए है, कहीं से आइसोलेट किया गया किसी टिश्यू से, नो डजेंट मैटर, प्लांट है, एनिमल है या कुछ और है, उसको नेचुरली आपको डीएनए, डीएनए भले ही मैक्रोमोलिक्यूल वो एक एस्टैब्लिश्ड मैक्रोमोलिक्यूल होता है, लेकिन इसका फंक्शन को आपको अलाइव रखने के लिए, इंटैक्ट रखने के लिए हम कोई ना कोई सॉल्यूशन यूज करते हैं जिसमें हम इसे करते हैं, और ये जो उसके पीएच को मेंटेन रखता है। आपको पता है अगर पीएच बहुत डिफर करता है, ठीक है, तो जो फंक्शन है डीएनए का वो भी आपका चेंज कर जाएगा, ऑल्टर कर जाएगा। तो बफर हम लोग यूज करते हैं, और इस डीएनए को, जो आइसोलेटेड डीएनए, उसे हमने किया। अब क्वेश्चन क्या है कि इसे बफर में सोक कर दिया गया, द मेजॉरिटी ऑफ डीएनए डिफ्यूजेज, नेचुरली बफर में कहीं ना कहीं वो मिक्स हो जाएगा, डिफ्यूज हो जाएगा। हाउ कैन इट बी सेपरेटेड। अब कंडीशन आपकी ये है, ये सपोज ये केपेंड ऑफ है या कोई, तो इस पे जो है आपका डिफ्यूज कर गया। अब आप इसको सेपरेट कैसे करोगे। आपको ये जो कंडीशन है, दैट इज योर बफर प्लस डीएनए, एंड यू हैव टू सेपरेट इट। आई मीन बफर डिफरेंट एंड डीएनए इज सेपरेट। ये दो मिलकर के आपका यहाँ पे दिखा रहा है। तो दोस्तों, एक काम आप ये कर सकते हो, क्योंकि बफर है, ठीक है, डीएनए का अपना कुछ ना कुछ तो वेट होता है, मैक्रोमोलिक्यूल है एक, और वो बफर में इस तरह से, तो एक काम तो सेंट्रिफिकेशन तो आपको करना ही पड़ेगा। ठीक है,
तो इन दो क्वेश्चंस, दो ऑप्शंस में देखो, सेंट्रिफिकेशन इज इन ऑप्शन 1 एंड ऑप्शन 2। बाकी ये थोड़ा सा, ये आपको ऑप्ट आउट करना पड़ेगा। ठीक है। जब आप सेंट्रीफ्यूज करते हो तो क्या होगा, एक साइड में आकर के वो डिपॉजिट हो जाता है एंड इट इज इजी टू टेक इट आउट। ठीक है। बट यहाँ पे क्या बता रहा है कि ये डिफ्यूज कर गया है। देन यू डू वन थिंग, इसे तुम फिल्ट्रेट कर लो। ठीक है। फिल्ट्रेशन, फिल्ट्रेशन तुम कई तरह से कर सकते हो। आप मेम्ब्रेन फिल्ट्रेशन कर लो, जिसका मॉलिक जिसका पोर साइज थोड़ा बड़ा हो। ठीक है। तो आपको डीएनए मिल जाएगा। ठीक है। बट इट विल ऑल्सो कंटेन योर बफर, बिकॉज बफर इज कंटेन्स लॉट ऑफ वाटर। थोड़ा थोड़ा उसमें सॉलिड्स होता है, आई मीन इन द फॉर्म ऑफ यू नो सॉल्ट्स एंड ऑल। उसके बाद अब जब सेंट्रीफ्यूज करोगे, देन देर इज अ गुड रिजल्ट, गुड यील्ड। तो आपको जो आंसर करना है वो आंसर ऐसा होना चाहिए जो मैक्सिमम, जो एट 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 ए मैक्सिमम हो। ठीक है। हो सकता है फिल्ट्रेशन और सेंट्रिफिकेशन से भी हो सकता है। ठीक है। लेकिन यहां देखो, क्वेश्चन में ट्विस्ट है, द मेजोरिटी ऑफ डीएनए डिफिज, हाउ कैन इट बी सेपरेटेड? इट मींस इट इज आस्किंग अबाउट टेक्निक। ठीक है। तो फिल्ट्रेशन एंड सेंट्रिफिकेशन से ये भी हो सकता है कि आपका डीएनए का लॉस हो, अगर दोनों को एक साथ आप यूज करो। फाइन। तो आपका जो परफेक्ट आंसर होगा दैट विल बी फिल्ट्रेशन और सेंट्रिफिकेशन। गॉट इट? सी, यहाँ पे आपको कंफ्यूजन ये भी हो सकता है कि फिल्ट्रेशन एंड सेंट्रिफिकेशन, तो यहाँ पे लॉस की भी बात हो सकती है। यहाँ लॉस को उन्होंने ऑप्टिमाइज नहीं किया है, लॉस के बारे में इन्होंने कुछ भी नहीं बोला क्वेश्चन में। तो आप इन दोनों टेक्निक में से कोई एक यूज करोगे। दोनों को आप मत यूज एक साथ कर लेना, अदरवाइज यील्ड की दिक्कत हो जाएगी। ठीक है। और कहीं ना कहीं आपको सिर्फ सेपरेशन की बात की गई है यहाँ पे, ना परसेंटेज प्यूरिटी की बात की गई है और ना ही किसी और चीज की बात की गई है। सो योर आंसर विल बी फिल्ट्रेशन और सेंट्रिफिकेशन, ना कि फिल्ट्रेशन एंड सेंट्रिफिकेशन होगा। ठीक है। नाउ योर क्वेश्चन इज, अल्ट्रावायलेट shadowing is used at times for visualizing the DNA. Which of this statement is correct for it? पढ़िए आप सारे क्वेश्चंस। आप लोगों ने डेफिनेटली डीएनए को आइसोलेट करके जेल पे रन किया होगा। जेल पे रन किया आपने। ठीक है। और आपने क्या किया, इसको डीएनए को रन कराया, डीएनए रन हुआ। सॉरी, यस। ठीक है, डीएनए रन हुआ। अब जब रन हो जाता है तो फिर आप क्या करते हो, आप नीचे एक यूवी ट्रांस इल्यूमिनेटर के ऊपर अपने जेल को रखते हो, और ये यूवी लाइट से यू विजुलाइज विथ योर नेकेड आईज, एंड आपको पता चल जाता है कि आपकी क्वालिटी क्या है डीएनए की। ये जनरल एक प्रोसीजर है जिसमें डीएनए को रन किया जाता है। अब इसमें क्या करा, स्टेटमेंट इज करेक्ट फॉर इट। इन दिस मेथड द डीएनए बैंड्स आर विजुलाइज्ड बिकॉज दे फ्लोरेसेंट अंडर यूवी। नेचुरली देखो, जो डीएनए आप लोड करते हो, उसमें कई सारी चीजें होती हैं, आई मीन आप लोडिंग डाई यूज करते हो। ठीक है। और जो जेल बनाते हो उसमें आप ईटीवीआर यूज करते हो। ठीक है। जो अल्ट्रावायलेट लाइट होती है, वो ईटीवीआर एक तरह से फ्लोरेसेंट एजेंट का काम करता है, क्योंकि ये जो आपका डीएनए का जो स्ट्रैंड है, इस पे ये इंटरकैलेट करता है। ठीक है। इंटरकैलेटिंग एजेंट होता है ईटीवीआर, इज एन इंटरकैलेटिंग एजेंट। अब यहां से यूवी जब लाइट आती है, तो ईटीबीआर उसके साथ क्या करता है, फ्लोरेसेंस देता है, उसके साथ कलर शो करता है, और वही जो कलर है, जो ऑरेंजिश कलर है, वो आपको न्यू नेकेड आई से आपको दिखता है।
तो दिस इज हाउ यू सी द डीएनए बैंड, यू विजुअलाइज द डीएनए बैंड अंडर यूवी लाइट। ठीक है। अब देखो तीसरा क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन भी आपके इलेक्ट्रोफोरेसिस से ही रिलेटेड है। अच्छा, एक चीज याद रखना, यहाँ पे क्योंकि मैंने थ्योरीज मैंने कवर नहीं किया है इन सारी चीजों का, मैं क्वेश्चन, क्योंकि देखो कई बार ऐसा होता है कि आपने थ्योरी पढ़ ली लेकिन क्वेश्चंस कई बार लोग फंसते हैं। ठीक है, तो व्हाट वी आर थिंकिंग कि वी विल फोकस मोर ऑन क्वेश्चंस, और क्वेश्चंस से रिलेटेड जो थ्योरी होगी हम लोग उतना डील कर देंगे। ठीक है, क्योंकि थ्योरी बताने वाले तो बहुत हजारों मिल जाएंगे, लेकिन क्वेश्चंस कैसे आपको बनाना है, क्वेश्चंस कैसे आ सकते हैं, एक एक क्वेश्चन पे क्या ट्रिक लग सकता है, अगर ट्रिक है तो ये सब आपको पता चल जाएगा। थ्योरीज थोड़ा बोरिंग हो जाता है। ठीक है, तो द ग्रेटेस्ट सेपरेशन इज ऑप्टेन इन विच पोर्शन ऑफ द जेल। ये देखो, जेल जब आपने चलाया, जब आपने डीएनए को रन किया, ठीक है, तो डीएनए क्या होता है, नीचे आ जाता है ना। यहाँ पे आपने लोड किया, आप लोगों ने अगर चलाया, आपने देखा, नहीं चलाया तो आप कोई ना कोई यूट्यूब एक चलाकर यूट्यूब में आप इलेक्ट्रोफोरेसिस देख सकते हो कि किस तरह से बैंड्स रन होते हैं। तो यहाँ जो होता है, यहाँ पे जो बैंड्स आते हैं, अगर यहाँ पे बैंड प्रेजेंट है, मान लो कई आपको चार बैंड मिले, सपोज मैं जस्ट आपको समझा रहा हूँ, देयर आर फोर बैंड्स, तो जो अपर साइड का होगा इसका वेट सबसे ज्यादा होगा, ये हेवी बैंड होगा। ठीक है, इसमें इसका जो बेस पेयर होगा वो ज्यादा होगा। जो सबसे लोअर पोर्शन है वो क्या होगा, इसका बेस पेयर कम होगा, ये हेवी नहीं होगा। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, ये हल्का बैंड होता है, इसके लेस बेस पेयर होता है। तो याद रखना, सबसे ऊपर हेवी होता है और सबसे नीचे लेस वेट का होता है। फाइन। अब तुम देखो, द ग्रेटेस्ट सेपरेशन ऑप्टेन इन विच पोर्शन ऑफ द जेल, बताओ इसमें क्या होगा, क्यों। एक तो मैंने कॉन्सेप्ट बता दिया आपको। ठीक है, रन हुआ, एंड लोअर पोर्शन का भी कॉन्सेप्ट बता दिया गया आपको। ठीक है, अब आप ये सोचो, डीएनए कहां से कहां रन होता है। डीएनए कहां से कहां रन होता है। ठीक है, पहला आपको दिमाग में ये रखना है कि डीएनए का मूवमेंट कैसे हो रहा है, कैथोड टू एनोड जाता है। गॉट इट, कैथोड टू एनोड जाता है। और अगर पूरा नीचे तक पहुंच गया है, इट मींस वहां पे सेपरेशन सबसे ज्यादा है। फाइन। तो इसमें ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन क्या हो जाएगा मेरे भाइयों, आपका ऑप्शन हो जाएगा लोअर पोर्शन वेयर द एनोड इज। आपने अगर लाइव देखा होगा, कई बार ऐसा होता है कि हम लोग क्रूड कोई सैंपल चला देते हैं, या एक ही एपेंडॉफ में मल्टीपल पीसीआर के हमने प्राइमर्स डाले होते हैं, तो हमें कई सारे बैंड्स मिलते हैं। ठीक है, या फिर अगर सबसे सबसे बड़ी बात होती है कंक्रीट डीएनए में, क्योंकि हमें नहीं पता होता है, कोई सैंपल आपने लिया है उसमें हो सकता है कुछ माइक्रोब का भी डीएनए दिख रहा हो, या फिर कुछ और भी चीजें हो सकती हैं। तो हमेशा जो लोअर पोर्शन होता है, जितना बैंड नीचे जाएगा उतना सेपरेशन की प्रोबेबिलिटी बढ़ती जाएगी, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, जो मैंने कहा यहाँ पे हेवी होता है, यहाँ पे बेस पेयर्स सपोज यहाँ 21 केबी का दिखा रहा है, तो ना बड़ा बड़ा क्लोज होता है वो। जब आप डीएनए लैडर का जो मार्कर की जो फोटो देखोगे, तो ऊपर में आपको 21 दिखेगा, फिर 18 दिखेगा, 16, तो वो बड़े नजदीक नजदीक होते हैं। जैसे जैसे आप नीचे जाओगे तो आपको नीचे 500 का दिखेगा, फिर ठीक है, फिर 1 KB, 1.5, तो सेपरेशन बड़ा प्रोमिनेंट होता है। तो लोअर पोर्शन में सेपरेशन प्रोमिनेंट होगा, आपको दो बैंड बिल्कुल अलग दिखेंगे और आपको एनालाइज करना आसान होगा। ठीक है, तो ये एक
जनरल सी थ्योरी थी। अब चौथा नंबर क्वेश्चन आता है, अ रिएक्शन मिक्सचर ऑफ पीसीआर कंसिस्ट्स ऑफ। आप सभी ने पीसीआर किया होगा डेफिनेटली। पीसीआर इज पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। अब देखो दोस्त, इसमें क्या होता है कि वी यूज पॉलीमरेज, नाम ही पॉलीमरेज है, एंड दैट पॉलीमरेज जनरली वी यूज टैक। फाइन। और ये पॉलीमरेज क्या होता है, हीट स्टेबल होता है। बिकॉज जब आप पीसीआर को रन करते हो तो इनिशियल जब सेपरेशन होना स्टार्ट होता है बैंड्स का, तो टेम्परेचर रीचेज अराउंड 100 डिग्री। अराउंड 100 डिग्री, आई मीन हम लोग जनरली 95 96 पे, 94 95 पे सेट करते हैं, तो अराउंड 100 डिग्री रफली हम इसे लेकर जाते हैं। अब टेम्परेचर इतना ऊपर है, तो नेचुरली आपका पॉलीमरेज अगर वहां तक स्टेबल नहीं होगा तो आगे क्या वो जो है रिएक्शंस को कंप्लीट कर पाएगा? क्या वो मल्टीपल कॉपीज बना पाएगा? द आंसर इज बिग नो, नहीं कर पाएगा। फाइन। तो अब आप देखो यहाँ पे, हो सकता है किसी ने पीसीआर नहीं किया हो या इतनी नॉलेज नहीं हो, लेकिन आप कहीं ना कहीं एलिमिनेट करके भी आंसर बना सकते हो। फाइन। तो रिएक्शन मिक्सचर क्या होता है, हीट अनस्टेबल। यहाँ तो आपका पहले ही ये कट गया, क्योंकि जब आप बैंड्स के सेपरेशन करने के लिए टेम्परेचर को इतना हाई करते हो, तो आपका पॉलीमरेज वहां स्टेबल रहना चाहिए, और यहाँ पहला ही बता रहा है कि हीट अनस्टेबल पॉलीमरेज, तो वो तो चलेगा नहीं। प्राइमर इन अ लिमिटेड अमाउंट। ठीक है। अब तुम देखो, प्राइमर की भी कैलकुलेशन होती है। आई मीन कितना आपने कितना नैनोग्राम आपने डीएनए लिया है, और किस सेगमेंट को आपने एम्पलीफाई करना है, बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं। तो ये एक डाउटफुल एक स्टेटमेंट है, तो अभी इसको होल्ड पे रखो। थर्ड ऑप्शन क्या है, डी ऑक्सी न्यूक्लियोसाइड डीएनटीपीज, ये हमें यूज करना ही होता है। डीएनटीपीज नहीं होगा तो आपका जो है स्टैंड्स बनेंगे ही नहीं। समझ रहे हो? अब टैग जो पॉलीमरेज है, वो अगर स्ट्रैंड का सिंथेसिस कर रहा है, तो सिंथेसिस कैसे करेगा? जब तक डीएनटीपीज नहीं आएंगे, जब तक एटीसीजी आकर के ऐड नहीं होगा, तो क्या वो पूरा स्ट्रैंड बनेगा? नहीं बनेगा। तो ये तो आपका आंसर है ही। ठीक है, तो ये आंसर तो हो गई। अ रीजन कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस टू बी एम्पलीफाइड, नहीं ये तो बिल्कुल नहीं होगा। ठीक है। तो ये एक डाउटफुल स्टेटमेंट है, प्राइमर इन अ लिमिटेड अमाउंट, बट आपका जो पक्का आंसर है वो ये आपको मिल गया। सपोज इन केस आपको सारे ऑप्शंस लग रहे हैं ऐसा कि गलत है या नहीं आपको समझ में आ रहा है, तो ये भी आप कर सकते हो, क्योंकि प्राइमर प्राइमर अगर आपका बहुत ज्यादा है, वो भी रिएक्शन को हिंडर करता है। ठीक है। तो टेक्निकली ये स्टेटमेंट भी सही है, बट ये सबसे ज्यादा अप्रोप्रिएट, क्योंकि डीएनटीपी हमें चाहिए ही चाहिए। ठीक है। तो आपका जो मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर है दैट विल बी सी। नाउ अगेन द क्वेश्चन ऑन पीसीआर, दीज आर स्टेप्स टेकन इन कैरिंग आउट द पीसीआर रिएक्शन। ठीक है। अब देखो पीसीआर में क्या क्या होता है, अटैचिंग ऑफ प्राइमर बाय कूलिंग, डिनेचुरेशन ऑफ स्ट्रैंड, डीएनए सिंथेसिस, हीटिंग। देखो सबसे पहले क्या होना चाहिए, आपको मल्टीपल कॉपीज बनानी है एक सिंगल डीएनए स्ट्रैंड का। ठीक है, मल्टीपल कॉपीज, आपको जेरोक्स कॉपीज बनानी है। ठीक है। तो कैसे होगा, सबसे पहले जो बाई थ्योरी क्या होता है, ये दोनों स्ट्रैंड आपको सेपरेट करने हैं, और यहाँ पे सेपरेशन किससे होगा, ये हमारी बॉडी में तो नहीं हो रहा है ना जी, रेप्लिकेशन वाला पार्ट तो नहीं चल रहा है, इट इज इनसाइड ए मशीन। व्हाट यू हैव टू यूज, आप क्या यूज करोगे, यहाँ आपने हीट किया, ये सेपरेट कर गया, तो सबसे पहले आपकी हीटिंग होगी। अब देखो यहाँ पे चार ऑप्शन में जो सबसे पहला हीटिंग है वो किस में आ रहा है, सी और डी में, तो ये दो तो एक्सक्लूड कर दो सबसे पहले। ठीक है। अब आपने हीट किया, उसके बाद क्या किया, डीनेचर किया। ठीक है, हीटिंग और डीनेचुरेशन हो जाएगा। फाइन। उसके बाद 1 हो जाएगा, देन थर्ड हो जाएगा, थर्ड लास्ट में हो जाएगा। तो आपने सबसे पहले हीट करके स्टैंड सेपरेट किया, डीनेचर कर दिया। ठीक है। उसके बाद आपने क्या किया, दो स्टैंड, दो आपके तो हो ही गए, आई मीन 4 से आपने स्टार्ट किया, देन सेकेंड
उसके बाद क्या हो रहा है, जब सेपरेट होता है तब जा करके वहां पे ओलिगोज अटैच होते हैं। ओलिगोज मीन्स प्राइमर्स अटैच होते हैं। तो थर्ड जो आपका ऑप्शन हो जाएगा वो ऑप्शन वन हो जाएगा। फाइन। और जो लास्ट बचा वो क्या हो जाएगा, सिंथेसिस। सिंथेसिस तो सबसे लास्ट में हो रहा है ना। आपने सेपरेट किया तो डिनेचर, आपने मतलब हीट किया तो डिनेचर हो गया। उसके बाद मतलब बैंड्स भी डेफिनेटली सेपरेट हो गए इसके। एक एक ओलिगो जो जो फॉरवर्ड प्राइमर है वो इस तरफ आके लग रहा है, और दूसरा ओलिगो दूसरे स्टैंड पे, मतलब एंटीसेंस स्टैंड पे आके लग रहा है, और डीएनटीपी की हेल्प से वो सिंथेसिस कर गया। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, फोर, डी नेचुरेशन ऑफ स्टैंड, टू, देन अटैचिंग, ये ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है। ये तो टैग पॉलीमरेज इनकॉर्पोरेट स्विच रेजिड्यू एट 3' एंड, ए करता है, ये आप लोग याद रखना। ठीक है, ये डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, थ्योरी का क्वेश्चन है ये। ठीक है, 3' एंड पे जो है वो ए को करता है, और यही बेसिस होता है टीए क्लोनिंग का भी। मैं आपको कंफ्यूज नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि जब मैं थोड़ा आपको क्लोनिंग वाले सेक्शन में लेकर जाऊंगा तो वहाँ पे हो सकता है ऐसे कुछ क्वेश्चंस मैं आपको एक दो कराऊं। एक यूनिट पे 10 से ज़्यादा क्वेश्चन हम नहीं करा पाएंगे, क्योंकि 8 यूनिट है। जो नेक्स्ट आएगा वो मे बी थर्सडे फ्राइडे सैटरडे, 3 लगातार दिन आपके क्वेश्चंस होंगे 10-10 के सेट। और नेक्स्ट वीक में प्रोबेबली ये सीयूईटी का मैंने सारा ओवर हो जाएगा। और उसके बाद हम लोग जो है मिक्स्ड क्वेश्चन 2-3, 50-50 क्वेश्चन या ऐसा, वो मैं दे दूंगा आप लोगों को। स्टूडेंट्स कैन डाउनलोड और दे कैन आस्क फॉर द सैम्पल क्वेश्चन, तो वो अपने खुद से घर में बना लेना। ये भी क्रोमेटोग्राफी विद सॉलिड स्टेशनरी फेज इज कॉल्ड, ये भी डायरेक्ट थ्योरी का क्वेश्चन है। क्रोमेटोग्राफी विद सॉलिड स्टेशनरी फेज इज, याद रखना, एडजॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी होगा। इस पे मत मार देना। अ कॉम्बिनेशन ऑफ पेपर क्रोमेटोग्राफी एंड इलेक्ट्रोफोरेसिस। एक कॉम्बिनेशन ऑफ पेपर क्या होगा बताओ। पेपर क्रोमेटोग्राफी आप लोग ने डेफिनेटली किया होगा। एक एक बिल्कुल स्ट्रेट अवे, बिल्कुल पतला सा पेपर यूज करते हैं, और उसमें क्या होता है, उसमें हम लोग दो फेजेस को आई मीन पार्टीशन करते हैं। तो पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी तो होता ही है। और इसके अलावा अगर आपने वहाँ पे आपने अगर इलेक्ट्रोफोरेसिस का भी सेटअप कर दिया है वहाँ पे, तो उसमें क्या होगा, करंट का फ्लो होगा। करंट का फ्लो होगा, वोल्टेज ग्रेडियंट डेवलप करेगा, तो आपके आयंस का भी तो देखो। प्रोटीन, मोस्टली प्रोटीन यूज करते हैं। प्रोटीन में क्या होता है, प्रोटीन चार्ज होता है, पॉजिटिवली होगा नेगेटिवली होगा। ठीक है। और नेगेटिव, तो वो सेपरेशन आपका स्टार्ट हो जाता है। तो पेपर क्रोमेटोग्राफी आपने यूज किया, और उसके बाद इलेक्ट्रोफोरेसिस, ये आपने ऐसे करके चलाया। ठीक है, और यहाँ पे आपने करंट भी यूज कर दिया। तो पार्टीशन तो होगा ही होगा, बिकॉज भाई क्रोमेटोग्राफी है तो वो पार्टीशन के लिए होता है। और यहाँ पे क्या होगा, जो आयनिक स्पीसीज यहाँ फॉर्म हो रहे हैं पार्टीशन के बाद, क्योंकि मोस्ट ऑफ द केसेस में हम लोग सॉल्यूशन, सॉलिड सॉल्यूशन यूज करते हैं, प्रोटीन्स यूज करते हैं, कुछ और भी मैक्रोमोलिक्यूल्स यूज करते हैं। तो वहां पे आयनिक स्पीसीज का मोबिलिटी भी स्टार्ट हो जाएगा, और ये अपने चार्ज के हिसाब से वो कैथोड या एनोड पे डिपॉजिट हो जाते हैं। तो ये एक बहुत अच्छी चीज है, क्योंकि यहाँ पे ना आपको बल्क में आपका टारगेट जो मॉलिक्यूल है वो मिल जाता है, एंड यू जस्ट गो एंड यू, और वो सबसे बड़ी बात है कि वो बहुत प्योर भी होगा। तो आपका बहुत सारी मेहनत बच जाती है इसमें। ये डायरेक्ट रिवर्स फेज क्रोमेटोग्राफी, द स्टेशनरी फेजेस। स्टेशनरी फेज हम क्या करते हैं इसमें, नॉन पोलर। ये ये डायरेक्ट थ्योरी पे क्वेश्चन है, आपको थोड़ा याद रखना पड़ेगा। विच टेक्निक इज ऑल्सो कॉल्ड कलर राइटिंग, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। कलर राइटिंग, अगर आपने क्रोमेटोग्राफी किया होगा तो वहाँ पे
ये कलर राइटिंग, इसे कलर राइटिंग ही कहा जाता है। जब ये स्टार्ट हुआ था तो जब डिफरेंट डिफरेंट सॉल्यूशंस या मॉलिक्यूल्स को यूज करते थे तो उन्हें उसमें कहीं ना कहीं वे यूज डिफरेंट काइंड ऑफ क्रोम्स, और वो जो चार्ज और मोबिलिटी और क्रोम तो जस्ट फॉर आइडेंटिफिकेशन था, तो सेपरेट हो जाता था। तो वहां पे क्या होता था कि अच्छा ये कलर इस पर्टिकुलर मॉलिक्यूल के साथ एसोसिएटेड था, तो ये मॉलिक्यूल ए है, ये मॉलिक्यूल बी है, मॉलिक्यूल सी है। तो इसे कहीं ना कहीं कलर राइटिंग भी कहा जाता था। सो क्रोमेटोग्राफी इज कलर राइटिंग। So this is your first set of questions जो आज हम लोगों ने किया, और 2 या 3 दिन के बाद फिर से एक सेट क्वेश्चन आ जाएगा। और इस तरह नेक्स्ट वीक तक हम लोग सीयूटी पीजी के लगभग कुछ 100 सवा 100 क्वेश्चंस कर ले जाएंगे। ओके, थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग।